अगस्त में बीजेपी व्यस्त। बीजेपी युवा मोर्चा निकालेगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री भी जनता से मांगेंगे आशीर्वाद। यात्रा का क्या सियासी गणित। 15 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा साइकिल रैली निकालेगा तो 16 अगस्त को 3 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में आशीर्वाद यात्रा भी निकाली जाएगी। सवाल यही है कि आखिर इन यात्राओं के मायने क्या हैं? क्या जमीन पर जनता की नब्ज टटोलने का काम बीजेपी करने जा रही है? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि इन यात्राओं के बाद मिले फीडबैक से 23 की रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को निर्देश दिया कि आप अपने अपने प्रदेश में जाएं और वहां जनता का आशीर्वाद लें, क्योंकि हम जनता के बीच में रहेंगे। हम कोई वहां बैठ कर के पॉलिसी बनाने का काम नहीं और लोगों से दूर बैठ कर के काम करने नहीं, जनता के बीच में ही अगर हमको रहना है तो आप जनता के बीच में ही लगातार बने रहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रदेश इकाइयों को कहा गया कि आपके प्रदेश के जो भी माननीय मंत्री मंत्रिमंडल में अभी सम्मिलित हुए हैं उन सबकी यात्रा होगी। पहले जानते हैं युवा मोर्चा की यात्रा का शेड्यूल। युवा मोर्चा 15, 16 और 17 अगस्त को साइकिल रैली निकालेगा। इससे पहले वो राष्ट्रगान के प्रति युवाओं को जागरूक भी करेगा। युवा संकल्प यात्रा ऐसी एक यात्रा का आयोजन भी पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा। पूरे देश भर में 75 स्थानों में युवा संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। चूँकि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए 75 स्थानों पे 75 किलोमीटर लंबी यात्रा आयोजित की जाएगी। अब आपको बता देते हैं आशीर्वाद यात्रा के बारे में। 16 अगस्त को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग मंत्री SPS बघेल की आशीर्वाद यात्रा दतिया से शुरू होकर डबरा फिर ग्वालियर होते हुए मुरैना आएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त से मालवा में निकलेंगे। ये यात्रा देवास, शाजापुर से शुरू होकर खंडवा, बुरहानपुर होते हुए 19 अगस्त को इंदौर पहुंचेगी। 18 अगस्त को खरगोन में सिंधिया के साथ सीएम शिवराज भी यात्रा में शामिल होंगे। 19 अगस्त से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ग्वालियर से यात्रा शुरू करेंगे। 20 अगस्त को भोपाल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक यात्रा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्सव आयोजन अभियान यात्राओं में लगी है। अभी भी जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया। एक तरफ प्रदेश के अंदर आपदा का समय, संकट का समय, और भारतीय जनता पार्टी एक भव्य सुसज्जित रथ पर केंद्रीय मंत्रियों को तैनात कर यात्रा निकाल रही। इन केंद्रीय मंत्रियों ने ऐसा क्या कर दिया जो इनको जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकलना पड़ रहा है, लोगों से आशीर्वाद के लिए जाना पड़ रहा है। और सिंधिया जी को तो ऐसे भी प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी का यात्राओं से पुराना नाता है। उमा भारती ने 2003 में मध्य प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालकर सियासी फिजा बदल दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा निकली। अब मध्य प्रदेश के कोटे से केंद्र में मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा निकालेंगे। वहीं केंद्रीय पिछड़ा वर्ग मंत्री SPS बघेल भी मध्य प्रदेश से यात्रा निकालेंगे। मकसद मध्य प्रदेश की सियासत की जमीनी हकीकत को समझना ही है। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की अगस्त यात्रा। पूरे प्रदेश में बीजेपी यात्राएं करने जा रही है। यूथ विंग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सियासत में यात्राओं का बहुत महत्व है। चाहे वो गांधी की दांडी यात्रा रही हो या फिर उमा भारती की परिवर्तन यात्रा या फिर शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा, सबके कुछ ना कुछ मायने ज़रूर रहे हैं। और अगस्त में होने वाली यात्राओं के क्या मायने हैं, आज हम इसी पर उन मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे जिनको हमने अपने स्टूडियो में या फिर ऑनलाइन इस वक्त जोड़ा हुआ है। मिली उन मेहमानों से पंकज चतुर्वेदी साहब, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है पंकज साहब। स्वदेश शर्मा साहब आज कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे, प्रवक्ता हैं, स्वागत है। दिनेश गुप्ता साहब को आज हमने न्यूट्रल अंपायर के तौर पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। और शुरुआत दिनेश गुप्ता साहब मैं आपसे ही करूँगा। जहाँ से रिपोर्ट खत्म हुई वहीं से अपनी बात आपके ज़रिए शुरू करूँगा। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में
और अगर इतिहास उठाकर देखें तो यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है, चाहे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई रही हो या फिर राजनीतिक दलों की आपस में एक दूसरे से लेकर सियासी खींचतान हो। यात्रा उसका महत्व और यात्राओं से मिलने वाले सियासी मफाद पर यानी फ़ायदों पर मैं चाहूँगा एक बार आप रोशनी डालें, उसके बाद फिर हम अपने कांग्रेस और बीजेपी के साथियों से कुछ बात करें। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो यात्रा है वो अपने यहाँ हर युग में बहुत महत्वपूर्ण रही। आप चाहे में यज्ञ के लिए जब घोड़े निकालते थे, लोग जाते थे, तो वो भी एक तरह का एक जो है यात्रा जैसी होती थी कि जहाँ सरेंडर कर दें लोग। तो राजनीति में वो आज भी आपको वैसे ही मिलेगा, लेकिन स्वरूप अलग आपको देखने को मिलेगा जी। अब जो है जो भारतीय जनता पार्टी की दो तरह की यात्रा हैं, केंद्रीय मंत्री की अलग है और युवा मोर्चा की अलग है। तो यूथ जो विंग है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके निश्चित तौर पर एक प्रेजेंस के लिए जो है अपना एक यात्रा निकल, सिंबॉलिक यात्रा है बेसिकली, जो स्वतंत्रता दिवस की जो है जी। तो उस यात्रा का मकसद भी राजनीतिक है और केंद्रीय मंत्रियों को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी चुनाव की तैयारी जो है हमेशा करती रहती है। आप 24/7 वो इलेक्शन मोड में रहती है। तो उनका एक चुनाव ख़त्म होता है तो दूसरे की तैयारी में वो लग जाते हैं और वो जो है मैन टू मैन मार्किंग उनका एक स्टाइल है। जैसे आप जो विधानसभा क्षेत्र है तो वहाँ कौन सी कास्ट है, कौन सा व्यक्ति वहाँ मुफीद रहेगा, किस तरह का कैंपेन वहाँ रहेगा, तो लगातार जब उसको लगातार वो उस चीज़ को जब करते रहते हैं तो फिर हम जब चुनाव के वक्त उसका उनको लाभ मिलता है। तो ये हम मान सकते हैं कि जो सिंबॉलिक यात्राएं नहीं है, ये संकेत इस बात का संकेत दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 23 की तैयारी भी अभी से कर रही है, ताकि उसको जो चाहे ग्वालियर चंबल का इलाका हो, चाहे सिंधिया का चेहरा हो उस क्षेत्र का, उसका लाभ आने वाले दिनों में वो कैसे पार्टी उठा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, तो उसको कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोर करने के लिए ये यात्राएं हैं। चलिए, बहुत साफगोई से आप अपनी बात रखते हैं और इसीलिए आपका दर्जा उन तमाम पत्रकारों में वरिष्ठ के तौर पर हम भी गिनते हैं। लेकिन कुछ सवाल आपके इस बात से निकलते हैं और शायद मुझे वो सवाल पंकज चतुर्वेदी साहब की तरफ आगे बढ़ा देना चाहिए। आशीर्वाद यात्रा आप उसको नाम दे रहे हैं, और या फिर जो युवा मोर्चा यात्रा निकाल रहा है उसको आप साइकिल रैली कह रहे हैं। राष्ट्रगान के प्रति युवाओं को जागरूक करने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस बात का इशारा पंकज साहब दिनेश जी कर रहे हैं कि राजनीतिक महत्व है इनका, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। 23 की तैयारी है पंकज साहब। ये देखिए सोहेल जी, 2-3 सवाल है। पहला विषय तो ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जो सतत रूप से जन सेवा जन उत्थान के कार्यों में संलग्न रहती है और नियमित रूप से जो एजेंडा है वो यही होता है कि कैसे आप जनता के बीच जाएं, जनता की बात सुने, जनता के लिए काम करें और जन उत्थान करें। इस उद्देश्य से काम करते हैं और उसका एक ही विकल्प है जनता के बीच जाना। कांग्रेस पार्टी तो ट्विटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आप जैसे मीडिया के स्टूडियो में नजर आती है और इसीलिए कांग्रेस के एक बड़े नेता का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुआ तो पूरी कांग्रेस में हड़बड़ी मच गई, क्योंकि यदि पब्लिक के बीच जा नहीं पा रहे, ना कांग्रेस के पास जनता के बीच जाने का मुद्दा है ना मादा है, दोनों चीजें नहीं है, तो इसलिए अब हैरान परेशान है, अपनी फोटो लगा लगा के दिखा रहे हैं कि देखिए क्या हुआ। और मसला ट्विटर का अलग, हम अपने वापस अपने विषय पर आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया का हिस्सा होता है और हम कांग्रेस के समान नहीं है जो चुनाव आने पर एकदम बिस्तर से सोकर उठते हैं, मुंह धोते हैं, चुनाव आ गया, चलो ये कमेटी बनाओ, कमेटी बनाओ। यहाँ सतत रूप से प्रक्रिया है कि आप यदि जनता के बीच हैं, जन मुद्दों पर आपकी पकड़ है और जन उत्थान के विषय आपके पास हैं, आप श्रेष्ठ को, आपका जो सेवा कार्य उसको श्रेष्ठ को आप सर्वश्रेष्ठ में बदलने की भावना रखना चाहते हैं, तो वो तभी संभव है जब आप जनता के बीच रहेंगे। और इसीलिए नियमित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता के बीच है। केंद्रीय मंत्रियों को इसलिए लाना पड़ा कि जिस प्रकार का अभद्र आचरण विपक्ष ने लोकसभा राज्यसभा के संसद के सत्र में किया कि मंत्रियों का परिचय सोहेल जी पहली बार नहीं हो पाया जनता से, इसीलिए आज वो मंत्री स्वयं जनता के पास जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि चाहे मालवा क्षेत्र का विषय हो, निवाड़ का विषय हो, ग्वालियर चंबल हो, बघेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, लगभग उन सभी क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की गई जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और 3-3 केंद्रीय मंत्री, चाहे बघेल साहब हो, सिंधिया जी हो या वीरेंद्र कुमार खटीक साहब हो,
तीनों लोगों का उद्देश्य यही कि जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे। और इसीलिए युवा मोर्चा ने भी संकल्प लिया। युवा मोर्चा अलग काम कर रहा है कि आज का युवा जो टेक्नो सेवी युवा माना जाता है, जो मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया को तरजीह देता है, उसको बताना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का महत्व क्या है। अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण हो गए, तो राष्ट्रगान को लेकर जो भक्ति और भाव का अभाव थोड़ा सा नजर आता है नई पीढ़ी में, उसको जागृत करने का जिम्मा युवा मोर्चा ने उठाया। अब कांग्रेस को किसने रोका है सोहेल भाई? ये यात्राएं निकालने पर यहाँ लोग होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि इनके पास ना तो कोई यात्रा निकालने का मादा है और ना मुद्दा है, और इसलिए ये बैठकर आलोचना करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे आप काम करो, हमारा कभी हम कांग्रेस की लाइन छोटी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, हम अपनी लाइन जन सेवा की बड़ी लाइन। स्वदेश शर्मा साहब से वो सवाल पूछ लेते हैं जो दरअसल आपने मेरे जरिए उन तक पहुंचाया है। स्वदेश साहब, विक्रांत भूरिया युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद यकीनन मध्य प्रदेश में हलचल भी नजर आती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम हलचल ये भी बताती हैं कि विक्रांत भूरिया अपनी टीम के साथ राजधानी भोपाल में तो एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन जो बात बीजेपी के भीतर नजर आती है और यात्राओं के जरिए पूरे प्रदेश के तमाम जिलों तक पहुंचने की तैयारी वो कर रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा कांग्रेस के अंदर फिलहाल अभी कम दिख रही है। सुहेल जी, लो फिर निकल पड़े मांगने आशीर्वाद, अब बचा ही क्या है, होने को बर्बाद। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनकी सरकार को ये समझ लेना चाहिए, जलते दियों में जलते घरों जैसी लौ कहाँ रखी है सरकार। रोशनी का मजा तो कोई इनसे पूछो, ये इनके पास है क्या? क्या 1,77,000 लोगों की जो इलाज और ऑक्सीजन के अभाव में मौत हुई है, क्या उनको उन मरहम लगाने पहुंच रहे हैं आशीर्वाद के लिए? क्या आज 33 लाख युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है, सरसों का तेल 200 के पार हो गया है, युवा पकोड़ा तलने पर मजबूर हैं, पर पकोड़ा तले भी कैसे तले, सरसों का तेल 200 के पार है। अब अगर हम सड़कों पर आते हैं, युवक कांग्रेस ने वन बूथ ट्रेन यूथ के लिए काम किया है और आपने देखा होगा इनकी सरकार, अब उस पर तो नहीं जाना चाहते कि सरकार कैसी आई, कब आई, क्या आई, ये सबको पता है, लेकिन सरकार के कार्यकाल को दमों के उपचुनाव ने वो सबक सिखाया है कि इनको याद आ गया इनके कार्यकलापों को, इनके कोरोना में दुष्प्रचार को, दुष्प्रभाव को और कुप्रबंधन को जनता ने सिरे से नकारा है और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। घबराहट इसीलिए है, इसीलिए उन मंत्रियों को कुछ योजना जनहित में बनानी चाहिए, कुछ योजना लोग जनता के लिए लागू करना चाहिए, उनको अब परिचय के लिए उतार दिया है। सिर्फ ये आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं, ये जन यात्रा निकालते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब बढ़ते हुए तेल की महंगाई थी तो साइकिल पर नजर आए थे। अभी आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री महोदय स्वयं हेलीकॉप्टर नहीं मिला उनको कैंपेनिंग करने के लिए या ये कहिए कि मुआयना करने के लिए, तो माननीय गृह मंत्री महोदय खुद उतर पड़े और हेलीकॉप्टर पे जाके स्टंटबाजी करने लगे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में दिखावे से ज्यादा कुछ भी नहीं है सुहेल जी। अगर कुछ होता तो आज ये मध्य प्रदेश की दशा ये नहीं हो जाती कि जहां जीडीपी रसातल पर जा चुकी है। इन्हें परवाह नहीं है, इन्हें परवाह सिर्फ इस बात की है। चलिए अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जो कुछ एक्टिविटी इस वक्त बीजेपी के यूथ विंग में दिख रही है और पूरे जिलों तक जाकर प्रदेश को कवर करने की कोशिश है, कांग्रेस में ये कब तक दिखेगा? जी, आपने बिल्कुल सच सवाल किया और बड़ा अच्छा सवाल किया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का नाम अभी भी बहुत दिनों से दिखाई भी तक नहीं दे रहा था, लेकिन डॉक्टर विक्रांत भूरिया युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वन बूथ ट्रेन यूथ के फार्मूले पर काम किया। हम सारे जिलों में इकाइयां गठित कर चुके हैं और वो सैलाब आपको देखने को भी मिल गया है राजधानी में, और उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, परेशान हो गई है। और उस परेशानी का कारण सबसे बड़ा ये उनको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में सरकार बनने जा रही है। ये आगाज इनको दिख गया था दमों के उपचुनाव में और घबराहट इसलिए अब सड़कों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सुविधाएं लोगों को देने की बात इनसे की जाए तो ये हमारा मुंह बंद कर देंगे, जबान बंद कर देंगे। अगर हम सदन में जाएं तो ये बोलने नहीं देंगे, सत्र खत्म कर देंगे। सड़क पर बात करें तो ये पानी वाटर कैनन चलाएंगे और ज्यादा जरूरत पड़ी तो लाठियां चलाएंगे। मुद्दे से भटकते हैं हम जब इस तरह की बात होती है। हम चाहेंगे कि 10 सवाल है उसके आसपास ही घूमकर थोड़ा जवाब दिया जाए। दिनेश गुप्ता साहब, युवा चेहरों का महत्व राजनीति में, और मैं चाहूंगा कि आप
इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए कि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के भीतर युवा कितने नज़र आते हैं और दोनों तरफ क्या आपको कोई वैक्यूम लगता है, या फिर इस वक्त युवा मोर्चा बीजेपी या फिर युवा कांग्रेस के भीतर जो कुछ हलचल नज़र आ रही है, आपको लगता है कि अब उस पीढ़ी को समानांतर खड़ा करने की कोशिश है तमाम सीनियर लीडर्स के कि जो बीच का वैक्यूम अगर है तो उसको भरा जाए? देखिए सुहेल भाई, जब भी बात होती है नेतृत्व परिवर्तन की, पीढ़ी परिवर्तन की, तो यूथ के बिना ये संभव नहीं हो पाता है। आपको यदि जो है लीडरशिप भी चाहिए तो यूथ से ही आप निकलेंगे। आप चाहे शिवराज सिंह चौहान को भी आप देखेंगे उनकी, जब वो युवा मोर्चा में सक्रिय थे, या उनके जो समकालीन जो दूसरे लोग हैं। आप कांग्रेस पार्टी में जाएंगे तो बहुत से ऐसे नेता मिलेंगे आपको जो 80-90 के दशक में कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस में काम करते रहे। तो आपका जो एक्सपोजर का समय होता है वो होता है आपकी युवा इकाई, वहाँ जहाँ आपने काम किया होता है। यदि वहाँ आप सफल हो गए तो निश्चित तौर पर राजनीति में आपके आगे के रास्ते खुल जाते हैं। तो आप देखिए ना, बीच में जो एक बहुत लंबा समय ऐसा रहा, चाहे युवक कांग्रेस हो या युवा मोर्चा हो, दोनों जो संगठन थे इनमें निष्क्रियता देखने को मिल रही थी। मतलब आप ये कहें कि साहब इनके जो लीडर्स कौन हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में भी लोग जो है कई बार सोचना पड़ता था, एकदम जो है आप नाम याद नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं जब आप सक्रिय होते हैं तो नाम अपने आप मिल जाता है आपको जनता भी रिकॉग्नाइज करती है और पॉलिटिकल पार्टी भी रिकॉग्नाइज करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ है यूथ विंग की दोनों की, तो दोनों पार्टियों में नया नेतृत्व अभी हम देख रहे हैं, चाहे विक्रांत भूरिया हो या भारतीय युवा मोर्चा में जो भी अध्यक्ष हैं उनका जो है नेतृत्व। तो दोनों के बीच में आप देखिए कि अपनी एक प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं। और जो सत्ताधारी दल का जो युवा मोर्चा है, आप उसके पास तो देखिए वो मुद्दे तो होते नहीं जो विपक्षी दल के पास होते हैं। विपक्ष में काम करने के बहुत अवसर होते हैं कि आप अपना एक्सपोजर करें, लेकिन जब सत्ताधारी दल होते हैं तो आपको एक सकारात्मक मुद्दे के साथ मैदान में जाना होता है। और उस वक्त यदि आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आप ये मानिए कि आप बहुत सफल हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है आप सकारात्मक मुद्दों के साथ जाएं, सरकार की योजनाओं के साथ जाएं, और ये आलोचनात्मक तौर पर या विपक्ष में रहते हुए बड़े आसानी से हो जाता है। इसलिए जब हम देखते हैं ना कि विपक्षी जो आंदोलन है वो आपको बहुत ज़्यादा सफल दिखते हैं। जब सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी ही थी तो हम युवा कांग्रेस की बहुत ज़्यादा हमको एक्टिविटीज़ उसमें आपको दिखती नहीं थी कि वो कोई यूथ के फेवर में कर रही है, बेरोजगारी है या जो दूसरे मसले हैं उन पर काम कर रही हो। तो ये जो है इस वक्त देख रहे हैं कि नेतृत्व दोनों पार्टियों में जो नेतृत्व है वो अपनी एक जो स्ट्रॉन्ग जो प्रेजेंस है वो दर्ज करा रहा है। ठीक, सत्ता के पास ज़्यादा मुद्दे होते नहीं हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब, सवाल आपसे बनता है, चूंकि कांग्रेस विपक्ष में पहुंच गई, ऐसे में विक्रांत भूरिया अचानक से एक्टिव नज़र आने लगे और राजधानी में कई उन्होंने ऐसे प्रदर्शन भी कर दिए जिसकी वजह से वो सुर्खियां बटोर ले गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष जब से आपके यहाँ नए निर्वाचित हुए हैं, ऐसा कोई बड़ा उन्होंने कोई यात्रा या कोई ऐसा आंदोलन या फिर कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से सुर्खियां बटोरी हों। टाइमिंग को लेकर मेरा सवाल आपसे है, क्या विक्रांत भूरिया और कांग्रेस का जो युवा विंग है उसको काउंटर करने के लिए इस वक्त ये जागरूकता अभियान या जो साइकिल रैली के तौर पर बात कही जा रही है आपके मोर्चे की तरफ से? देखिए सोहेल जी, काउंटर उसको किया जाता है जो काउंटर करने के लायक हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा और हमारे अध्यक्ष वैभव पवार जी और युवा कांग्रेस और विक्रांत भूरिया जी, कोई मैच नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की योग्यताओं क्षमताओं में वो सर्वश्रेष्ठ युवा संगठन है देश का भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिसके अध्यक्ष वैभव पवार जी हैं। मैं यदि युवा कांग्रेस की बात करूं तो एक प्रदर्शन अभी परसों हुआ, वही एक प्रदर्शन युवा कांग्रेस का दिखा, और उसमें मजे की बात यह है कि विक्रांत भूरिया को इसलिए खारिज किया गया कि वो आदिवासी नेतृत्व है। कौन दिखा मंच पर? अंकल कमलनाथ जी या जयवर्धन सिंह जी। नकुलनाथ तो गायब, तो ये वही नकुलनाथ हैं जो एकदम अचानक प्रकट हुए, कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि जयवर्धन, जीतू, सुरेन, कमलेश्वर सब मेरे नेतृत्व में काम करेंगे, मेरे मध्य प्रदेश के युवाओं का नेतृत्व। तो नकुलनाथ कहाँ थे उस प्रदर्शन में? विक्रांत भूरिया को पीछे किया गया उस प्रदर्शन में, क्यों जयवर्धन छाए रहे? ये योजना कांग्रेस पार्टी की एक ही काम है, दिग्विजय सिंह जी का एक ही लक्ष्य है, वो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए। कांग्रेस को जैसे कौरवों ने नष्ट किया था अपने वंश को, परिवार को,
वैसे दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को नष्ट करने पर आमादा है और उनका एक ही लक्ष्य है कि मेरे तो बस जयवर्धन, दूसरों ना कोई, बस सिर्फ जयवर्धन। इसीलिए प्रदर्शन युवा कांग्रेस का, विक्रांत भूरिया कहीं दिखे आपको, मंच पर नजर आयो कि जी फोटो में, पिक्चर में जयवर्धन हीरो बने घूम रहे हैं अपने खुद के कपड़े फाड़ फाड़ कर। तो ये स्थिति, इसीलिए मैंने कहा कि विक्रांत भूरिया की युवा कांग्रेस, कमलनाथ जी की युवा कांग्रेस या दिग्विजय सिंह की युवा कांग्रेस जिसकी भी है, उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा जैसे समर्पित प्रतिबद्ध संगठन से कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए भाजपा को, युवा मोर्चा को कांग्रेस का या युवा कांग्रेस का काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन मुद्दों का जिक्र हमारे मित्र कर रहे थे, उन मुद्दों पर जनता इनको हर चुनाव में जवाब देती है 2003 से बराबर, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, उपचुनाव हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, पंचायत हो, हर जगह क्यों हारती है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि ये आधारहीन बातें करते हैं। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता वास्तविक जनसेवक है, ये आभासी जनसेवक है, वर्चुअल एरा में है, एक्चुअल में कभी दिखते नहीं। इसलिए मैंने कहा कि पूरी कांग्रेस परेशान है कि ट्विटर पर क्यों प्रतिबंध लग गया राहुल जी के ऊपर। अरे सड़क पर आओ, सड़क पर आने का ना मादा है ना मुद्दा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आपके स्टूडियो में नजर आएंगे, ट्विटर पर नजर आएंगे, बहुत हुआ तो पत्रकार वार्ता कर ली, दैट्स इट। ये कांग्रेस पार्टी है। और इनका प्रदर्शन कहां से शुरू होता है? पीसीसी से रेड क्रॉस तक या पीसीसी से बोर्ड ऑफिस, दाएं बाएं 200 मीटर से आगे कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश कांग्रेस, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस, कोई इनके प्रदर्शन की लिमिट नहीं। और प्रभाव कहां होता है? न्यू मार्केट तक जाते जाते समाप्त हो जाता है। इधर एमपी नगर पर आए और इनका प्रदर्शन का प्रभाव समाप्त। तो ये वस्तु स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। अब आप विलाप करते रहिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जन सेवा के कार्यों को सतत रूप से बढ़ाएगी, युवा मोर्चा के माध्यम से और बाकी हमारे जो भिन्न भिन्न संगठन है, मोर्चा संगठन, उनके माध्यम से और हमारे नेताओं के माध्यम से। कांग्रेस विलाप प्रलाप करती रहे, ये कांग्रेस का विषय है। ठीक, पंकज जी, बैरिकेडिंग लगा के आप न्यू मार्केट से आगे भी तो नहीं बढ़ने देते हैं, वहीं पर तो तमाम वाटर कैनन और सब शुरू हो जाता है। न्यू मार्केट भी नहीं पहुंचते सोहेल भाई, ये रेड क्रॉस पे और उधर बोर्ड ऑफिस, बस यही सीमा है कांग्रेस पार्टी की। ठीक, हम बड़े गौर से सुन स्वदेश साहब एक चीज और मैं ऐड करता चलूं। पंकज चतुर्वेदी साहब का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी युवा मोर्चा की टक्कर किसी भी तरह से यूथ कांग्रेस से नहीं है, क्योंकि इनमें कोई बराबरी नहीं है। ऐसे में चुनौती कांग्रेस के लिए और बड़ी हो जाती है। देखिए, कांग्रेस में का डीएनए को अगर देख लिया जाए, देश की आज़ादी से लेके अब तक हमने पीठ नहीं दिखाई है। हम कुर्सी के लिए काम नहीं करते। रहा सवाल गद्दारी का, रहा सवाल पीठ में छुरा घोंपने का काम, तो श्रीमंत महाराज आपने चलती हुई सरकार 7.5 करोड़ जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और आप कह रहे हैं आप जननायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि विधानसभा की संख्या 1 से शुरू होती है, वो 1 है श्योपुर, उस श्योपुर से शुरू करना चाहिए। ये बताओ अपना युवा मोर्चा की मुकाबला करने की क्षमता युवा कांग्रेस कैसे लाएगी? कब कांग्रेस शक्तिवान बनेगी? मुकाबला हम नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी का। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, समर्पण, प्रतिबद्धता, अनुशासन हमारे साथ है, उसकी बात करो। जनता जनमत पर अपमान मत करो, आप लोग तो हो। और ये बताओ सरकार आप वर्चुअल मीडिया से बात एक्चुअल ग्राउंड पर आओगे, कब निकलोगे बाहर? है क्षमता, है मुद्दा, है मादा, नहीं है आपके पास। काउंटर के लायक नहीं है, कुछ नहीं है। हवा में धरातल समाप्त हो चुका है सोहेल जी इनका। पंकज जी में समा चुके हैं ये। ठीक, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। दरअसल सवाल के जवाब में जब आप पानी पिलवा दीजिए, इतिहास के मेरे भाई है, पानी पिलवाइए इनको। जी पानी उनके पास रखा हुआ है पंकज जी, और वो बीच बीच में पीते भी जा रहे हैं। अब चूंकि समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, और स्वदेश साहब बहुत होगा कुछ नहीं। ठीक, दिनेश गुप्ता साहब, मैं चाहूंगा कि आज की चर्चा को आप उसका समअप करें और बताएं कि क्या कुछ निकलता है दोनों राजनीतिक दलों की इस समझ से। क्या वाकई चुनौती का कोई मैच नहीं है, या आपको लगता है कि आने वाले समय में युवा कांग्रेस टक्कर देगा मोर्चे को, या फिर लगता है कि नहीं, अभी भी 50-50 नहीं, एक तरफ का पल्ला ज़्यादा भारी है और एक तरफ का कमज़ोर है? युवा कांग्रेस को जब युवा मोर्चा से आप तुलना करेंगे तो बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित, संगठन आधारित पार्टी है, तो उसके जो कार्यकर्ता हैं उनको किसी कॉल की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक कार्यक्रम जारी कर दिए, लोग एकत्रित हो जाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जो भी लीडर हो, चाहे कांग्रेस का हो या युवा कांग्रेस का हो या छात्र संगठन का हो, उसे खुद को साबित करना होता है कि वो जो है लीडर है, उसको अपने भीड़ के लिहाज से भी, मुद्दे के लिहाज से भी
और जो राजनीतिक जो संकट उसके सामने होते हैं ना पहचान के, तो उनके लिहाज से भी उसको करना पड़ता है। तो चुनौती तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के भीतर ज़्यादा होती है, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या है, एक चूँकि आपको संगठन और कार्यकर्ता मिलता है, तो आपके पास नेतृत्व क्षमता खुद डेवलप करनी होती है। आपको नेतृत्व, आपको प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन नेतृत्व तो आप खुद ही करेंगे। तो जो आप बनस्पत आप जब देखेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी में लोगों के पास जो है चुनौतियां कम होती हैं और कांग्रेस के पास ज़्यादा होती हैं। लेकिन 23 में आप मुकाबले दिलचस्प देखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जो भी तैयारी है आप जो भारतीय जनता पार्टी की, आप कांग्रेस के प्रदर्शन को आप 23 की तैयारी से मत जोड़िए। कांग्रेस तो अपनी अभी तो प्रेजेंस की बात है। देखिए, जो यात्राएं हैं उनका कार्यक्रम देखेंगे, उनका रूट देखेंगे, विधानसभा क्षेत्र देखेंगे, लोकसभा देखेंगे, कास्ट देखेंगे, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने डायरेक्शन में है। वो ये जो युवक कांग्रेस के जो प्रदर्शन है या कांग्रेस की जो रणनीति है उसकी वो बहुत ज़्यादा उस पर गौर नहीं कर रही है। वो जिसे कहते हैं ना कि ध्यान थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ पर, लेकिन जिस तरह से 3 केंद्रीय मंत्रियों का कार्यक्रम है उसको बारीकी से देखेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत स्पष्ट हो जाएगी। उपचुनाव के नतीजों में भी इन कार्यक्रमों को जोड़कर देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको ओबीसी की पॉलिटिक्स से आप जोड़कर देख लीजिए, एससी की पॉलिटिक्स से जोड़ कर देखिए, जिस एंगल से चाहें उस एंगल से आप इन यात्राओं को देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। चलिए, यानी कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है, वो चाहे भले ही आने वाले उपचुनाव हो या फिर 2023 का विधानसभा या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।